नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो 2 लाख के पार कब थमेगी रफ्तार, इसमें आपका स्वागत है। और देखते ही देखते कोरोना के आंकड़े, रोज के आंकड़े 2 लाख के पार पहुंच गए हैं। यानी पिछली बार के पीक से 2 गुना से भी ज्यादा। आपको याद होगा जब पिछली बार हालात बिगड़े थे तो 98,000 के करीब मामला पहुंचा था ऊपर में, लेकिन अब हालात उससे दोगुने बिगड़ गए हैं और 2 लाख के आंकड़े को कोरोना ने पार कर लिया है। डेली के आंकड़े हैं ये, और 1000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं रोज। महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू है। दिल्ली ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। यूपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। बेड, दवा, ऑक्सीजन के मोर्चे पर लगातार किल्लत वाली खबरें आ रही हैं। कहीं पर बेड नहीं है, कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पर टेस्टिंग में बहुत देरी हो रही है। हेल्थ इंफ्रा के मोर्चे पर लगातार डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिर कोरोना की ये बेकाबू रफ्तार कब थमेगी और क्या जो कदम यहां पर सरकारों की तरफ से उठाए गए हैं वो कदम पर्याप्त हैं कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए, या अभी कुछ और बड़े और कड़े कदम उठाने की जरूरत है। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दस दिन पहले देश में रोजाना के मामलों ने जब 1 लाख का आंकड़ा पार किया तो लोगों के दिलों में सिरहन दौड़ गई थी। इस तेजी की उम्मीद किसी ने नहीं की थी, लेकिन ठीक 10 दिन के भीतर मामले दोगुने बढ़कर 2 लाख रोजाना तक पहुंच गए हैं। ये दुनिया में 1 लाख से 2 लाख हो जाने की सबसे तेज रफ्तार है। मामलों में हमसे कई आगे रहने वाले अमेरिका में भी रोजाना 1 लाख मामलों से 2 लाख मामले होने में 21 दिन लगे थे। ये आंकड़े बताते हैं कि देश में कोरोना सुपरसोनिक रफ्तार से भाग रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 2 लाख से भी ज्यादा मामले आए। पिछले साल 16 सितंबर को आए पहले पीक के 2 गुना से ज्यादा हैं ये मामले। 16 सितंबर 2020 को तब एक दिन में सबसे ज्यादा 97,860 केसेस आए थे। बीते एक दिन में कोरोना 1038 मौतों के लिए भी जिम्मेदार है और देश में एक्टिव केसेस की तादाद 14 लाख के पार चली गई है। कोरोना के कारण महाराष्ट्र में हालत सबसे ज्यादा खराब है। दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। बीते एक दिन में महाराष्ट्र में करीब 59,000 केस आए। इस दौरान दिल्ली ने तो तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए 17,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए। कोरोना के कारण देश में बिगड़ते हालात की वजह से केंद्र सरकार भी चिंतित है और राज्य सरकारें भी। कहीं पर डॉक्टर्स और जानकारों के साथ हालात से निपटने की रणनीति बन रही है, तो कहीं पर सख्त फैसले लेने की नौबत आ पड़ी है। दिल्ली में बिगड़ते हालात को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। इस दौरान मॉल, जिम, स्पा सब बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी कामों के लिए लोगों को कर्फ्यू पास दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही राज्य में 15 दिन का कर्फ्यू लगाया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ बैठक की। इस बैठक में पीएम ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन भागीदारी को जरूरी बताया। हालात यहां तक बिगड़ रहे हैं कि सरकारों को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फटकार पड़ रही है। कोर्ट कह रहे हैं कि राज्य सरकारें उन्हें नतीजा दें, वजह न गिनाएं। सिक्के का एक पहलू यह भी है कि दिनों दिन कोरोना ज्यादा घातक और बहरूपिया होता जा रहा है। ऐसा बहरूपिया कि आरटी-पीसीआर टेस्ट में भी पकड़ में नहीं आ रहा, जिसके लिए अब डॉक्टर्स सीने के सीटी स्कैन का सहारा ले रहे हैं, वो भी मनमानी फीस के साथ। रेमडेसिविर की कमी से त्राहिमाम है वो अलग। राज्यों में अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड नहीं है, ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत है, हेल्थ इंफ्रा पर दबाव अपने चरम पर पहुंच गया है। ऐसे में तुरंत स्थिति का आकलन करके हमें पीक का अनुमान निकालना जरूरी होगा, ताकि समय रहते उस स्थिति से निपटने की तैयारी भी हो जाए। और अगर इस तैयारी में जरा सी भी चूक हुई
तो देश एक ऐसे मुहाने पर खड़ा हो जाएगा जहां सब कुछ नियति के भरोसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज हमारे साथ इस खास चर्चा में 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर एम्स के। हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम श्रीवास्तव, मेंबर महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के। और साथ ही डॉक्टर शरद जोशी हैं, प्रिंसिपल कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी मैक्स हेल्थ केयर के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर मिश्रा, मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे होगा कि हमने आज का नाम दिया है कि 2 लाख के पार कब थमेगी रफ्तार। यही सवाल मेरा आपसे होगा कि ये जो गोली की रफ्तार से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं सर, इसकी रफ्तार कब थमेगी? क्या आप लोग आकलन लगा रहे हैं? देखिए, ये आकलन तो हेल्थ एपिडेमियोलॉजिस्ट और जो हमारे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं वो इसका अनुमान लगाते हैं। और कुछ कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें कैलकुलेशन करके लगाते हैं। तो जो भारत में IIT कानपुर में एक फैकल्टी हैं जो इसमें थोड़ा ज्ञान रखते हैं, और पिछले दिनों उन्होंने उनका नाम है मानिक अग्रवाल, प्रोफेसर मानिक अग्रवाल। तो उन्होंने जो बताया उस हिसाब से जिस तेजी से ये बढ़ रहा है, उनका ये मानना है कि ये बहुत उसी तरह से ये नीचे भी आएगा। फिर बड़ा सरप्राइज होगा, जैसे हम लोगों ने पिछले वेव में भी देखा था कि सितंबर में 97-98 हज़ार तक पहुंच गया था, फिर एकदम से कम होना शुरू हुए और नवंबर दिसंबर तक आते आते हमारी स्थिति काफी ठीक हो गई थी। फिर जनवरी फरवरी तक वो घटते रहे। तो लेकिन अब जो इस समय स्थिति है उसको देखते हुए सरकारों को भी कुछ प्रशासनिक निर्णय लेने पड़ेंगे कि लॉकडाउन्स जिस प्रकार से पिछले वर्ष अप्रैल मई में हुए थे, अगर उस प्रकार से नहीं भी उतने मेजर लॉकडाउन नाम देके करें, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस जब तक नहीं लगाएंगे पब्लिक मूवमेंट पे, पब्लिक गैदरिंग्स पे, भीड़-भाड़ पे, और फिर देखिए कुंभ हो रहा है, फिर इलेक्शन हो रहा है, तो ये सब कुल मिला के अभी तो स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है और बनी रहेगी अगले 1 हफ्ते, तो ऐसा लगता है। लेकिन अनुमान लोगों का यही है, जो लोग इसमें थोड़ा ज्ञान रखते हैं, कि ये मई में कम होना शुरू होगा, और उम्मीद करते हैं कि मई के मध्य तक ये काफ़ी संख्या घटने लगेगी। और उनका मानना तो ये भी है कि थोड़ा हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये तो 2 लाख आंकड़े तो वो हैं जो टेस्ट में पता लग रहे हैं। इसके अलावा नंबर कुछ भी हो सकता है, इवन आज भी 2 लाख से कहीं अधिक हो सकता है संक्रमित लोगों का, जो या तो बहुत कम सिम्टम है या कुछ लोगों को लक्षण बिल्कुल नहीं है। तो वो नंबर तो कहीं भी और ज़्यादा हो सकता है, और अगर टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा, और ये नंबर इसलिए भी आता है क्योंकि टेस्टिंग भी बीच में काफ़ी कम हो गई थी फरवरी मार्च में, तो अब चूँकि टेस्टिंग भी बढ़ी है, तो ये नंबर वो भी उसकी वजह से भी ज़्यादा आता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अब हमारा जो स्वास्थ्य का ढाँचा है, चाहे वो निजी क्षेत्र का हो, चाहे वो दोनों पे ही बहुत ज़्यादा दबाव है इस समय। जितनी डिमांड है, उतनी सप्लाई नहीं है, ना हॉस्पिटल बेड्स की, ना ऑक्सीजन बेड्स की, ना ICU बेड्स की। फिर दवाइयों का भी कुछ रेमडेसिविर का भी इश्यू आ रहा है। तो रेमडेसिविर के बारे में मैं एक बात थोड़ा सभी को बताना चाहता हूँ कि इसकी हाइप है, और ऐसा जनता न माने कि अगर रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं मिलेगा तो रोगी की जान नहीं बचेगी। ये भ्रम लोगों में पड़ गया है, और ये मैं उस बेसिस पे कह रहा हूँ कि WHO ने पिछले वर्ष एक सॉलिडेरिटी ट्रायल किया था, जिसमें 7,000 रोगियों को शामिल किया गया था कोविड से, जो मॉडरेट और सीवियरिटी के रोगी थे, और आधों में उसमें रेमडेसिविर दी और आधों में रेमडेसिविर नहीं दी थी। तो जब बाद में एनालिसिस हुई, इंटरिम एनालिसिस हुई, तो उसमें ये देखा गया कि रेमडेसिविर वाले और जो नहीं दी गई, उनमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं मिला मॉर्टेलिटी में, जो मृत्यु दर थी उसमें, या ICU में कितना स्टे हुआ उसमें, या वायरल क्लियरेंस में। किसी भी पैरामीटर पे या हम जो फैक्टर्स असेस करते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिला दोनों में।
इसलिए WHO की रिकमेंडेशन ये थी नवंबर 2020 में कि रेमडेसिविर को एक इन्वेस्टिगेशनल ड्रग माने रिसर्च के लिए, और ये ट्रायल के अंतर्गत ही इस्तेमाल होना चाहिए इसका। लेकिन चूंकि एक हाइप इतनी ठीक हो बात। जाती है कि ओके, लोग ये समझने लगते हैं कि रेमडेसिविर नहीं मिलेगी तो मरीज रोगी ठीक नहीं होगा, रोगी फिर भी ठीक सर होगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, मैं आऊंगा डॉक्टर साहब आपके पास। जी, आपने बहुत ज़रूरी बात बताई है कि बहुत ज़्यादा हाइप नहीं होना चाहिए, और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि कुछ अध्ययन हुए हैं और उसमें ये पाया गया है कि मई के मध्य के बाद से ये आंकड़े कम होने शुरू होंगे, और जब कम होने शुरू होंगे तो कम होने की रफ्तार भी तेज़ होगी। ये एक उम्मीद वाली बात आपने कही है, लेकिन अभी तो हालात खराब हैं ही। अब डॉक्टर ओम श्रीवास्तव जी, क्या आप लोगों के पास कोई इंटरनल इनपुट ऐसा है, आप लोगों ने कोई ऐसा असेसमेंट किया है, जो कि आप महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स से हैं, कि क्या वाकई जिस रफ्तार से भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र अभी भी आपका नंबर 1 पे है, क्या इस रफ्तार से ही आंकड़े कम होने शुरू होंगे? क्या आप इससे सहमत हैं? आप लोगों के पास कोई इंटरनल इनपुट है क्या ऐसा? देखिए, ये कहना ज़रा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आंकड़े जो बढ़ते हैं उसकी कई वजह होती है। सबसे बड़ी वजह होती है। एक तो जो सोशल डिस्टेंसिंग जब हम लोग नहीं करते हैं, तो वो एक वजह होती है जिसमें ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। अगर आपके जो सुपर स्प्रेडर्स हम लोग कहते हैं, जिनको हम लोग जानते हैं कि 25 से ज़्यादा, किसी एक जगह पर जो 25 से ज़्यादा लोग रहते हैं, उसमें सुपर स्प्रेडिंग होती है। अब ये आप शादी कह लीजिए, आप इलेक्शन रैली कह लीजिए, आप जो भी कहिए, 25 से ज़्यादा, 50 लोग, 100, 500, 1000 लोग, ये सब सुपर स्प्रेडर्स हो जाते हैं, और एक पेशेंट कई हज़ारों पेशेंट को इन्फेक्ट कर सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो मरीज़ बीमार होता है, उसको पहले 3 या 4 दिन में अस्पताल के बाहर भी उसका इलाज बड़े आराम से हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जिसको कोविड हुआ है, हर इंसान जिसको कोविड हुआ है, उसको अस्पताल में ही भर्ती करने की ज़रूरत पड़े। वो आखिरी, अगर 100 लोगों को कोविड हुआ है, तो हॉस्पिटल, आईसीयू, वेंटिलेटर, ये सिर्फ 5 या 10 पेशेंट्स को लगते हैं हर 100 पेशेंट्स में। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है बताना कि जिन लोगों को अगर लक्षण हैं, उनको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर, करीब के अस्पताल के पास जाना चाहिए। पहले 48 घंटे, 72 घंटे में इलाज अगर शुरू हो जाता है, तो ये सारे पेशेंट्स बड़े आराम से घर पे मैनेज हो सकते हैं। इसलिए आंकड़े बढ़ेंगे, क्यों बढ़ते हैं? सबसे पहली बात, ये जो 2 वजह मैंने आपको बताई, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अलावा इसके और भी वजह है, लेकिन ये 2 सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जब तक कि हम लोग के तरीकों में ये सुधार नहीं आने वाला है कि हम लोग ये दोनों चीज़ों पर ज़रा रोक रखें, अपने ऊपर संयम रखें और खुद से अपना डिसिप्लिन करें, तब तक आंकड़े कब कम होंगे, ये कहना मुझे लगता है कि सिवाय इसके कि स्पेकुलेशन हो, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई किसी 100% सर्टेनिटी से आपको बता पाएगा कि आंकड़े कब कम होने वाले हैं। हाँ, ठीक बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि बचना कैसे है, और ये बहुत ही भयावह हालात बन चुके हैं। ये भयावह शब्द बिल्कुल अभी आप समझें कि जो कोरोना के आंकड़े हैं उसके लिए बिल्कुल फिट शब्द है, क्योंकि आप देखिए कि 2 लाख से ज़्यादा आंकड़े चले गए हैं, और महज 10 दिन में, मतलब 1 लाख से 2 लाख तक पहुंचने में सिर्फ 10 दिन लगे हैं। और यही सवाल डॉक्टर शरद जोशी जी आपसे मेरा होगा कि ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका, जो कि एक वक्त में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड देश था दुनिया का कोरोना का, वहाँ पर भी 1 लाख से 2 लाख तक के आंकड़े जाने में 21 दिन का वक्त लगा था, लेकिन भारत में ऐसा क्या हो गया अचानक कि हमने 10 दिन में ही 1 लाख से 2 लाख के आंकड़े को छू लिया है? कहाँ पर चूक हो रही है सर? और क्या ये जो कोरोना का बहरूपिया रूप है, ये जो शातिर कोरोना है, इसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली समझने की बात यह है कि जो मार्च 2020 में हमने कोरोना का कर्व देखा था, और जो अब हम मार्च 2021 में कर्व देख रहे हैं, ये कर्व बहुत स्टीप हो गया है। इसके पीछे वायरोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, वायरल विरुलेंस हो सकती है, इन्फेक्टिविटी हो सकती है कि ये एक नए स्ट्रेन की वजह से है, जो इन्फेक्टिविटी जिसकी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अमेरिका से कंपेयर करते हैं इसको, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश की पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी दोनों ही अमेरिका से कंपेरेबली ज़्यादा है। अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो जो घनत्व है, जो हमारी आबादी का घनत्व है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो क्लस्टर्स में हम जो रहते हैं, जैसे बॉम्बे है, जैसे महाराष्ट्र है, तो अगर क्लस्टर्स में हम रहते हैं, हम बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया में रहते हैं, तो इन्फेक्टिविटी और स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ विल बी वेरी वेरी फास्ट।
और यही वजह है कि ये जो कोरोना का कर्व है ये एकदम तेज़ी से ऊपर जा रहा है। अगर आप देखें लास्ट 15 डेज़ पहले हमारे पास अपने अस्पताल में जो कोविड नंबर थे, कोविड पेशेंट्स का नंबर था, एडमिटेड पेशेंट्स का, वो सिंगल डिजिट में था, लेस देन 10। और आज मुश्किल से 15 दिन के अंदर अंदर ये सेम नंबर 3 डिजिट्स में है, 100 से ऊपर चला गया। तो ये कर्व बहुत स्टीप है। इसके दो वजह ये है कि वायरस की इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, प्रॉबेबली ये कोई नई स्ट्रेन है सेम कोविड वायरस की, और सेकेंडली हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये नया स्ट्रेन है और हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा है। लेकिन मिश्रा जी, एक बहुत हैरान करने वाली बात यह है कि जब हम आज से कुछ महीने पहले तक ही ये अंदाज़ा लग गया था कि नया स्ट्रेन यहाँ पर आया है, अलग अलग देशों का पाया गया, पुष्टि हुई इसकी, क्या हम उसके बाद भी कोई तरीका ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, या हम नए स्ट्रेन को ठीक से पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं? अभी तक भी चर्चा ही हो रही है, बहस ही हो रही है कि कहां पर नए स्ट्रेन का स्प्रेड है, कहां पर नहीं है। इसको लेके कोई पुख्ता प्रमाण सामने आ नहीं रहे हैं सर। चूक कहां पर हो रही है? नहीं, चूक नहीं हो रही है मृत्युंजय जी। इसमें देखिए, अभी कुछ समय पहले जनवरी फरवरी में 11,000 सैंपल 18 राज्यों के कलेक्ट किए गए थे, जिनमें जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी। और उस जीनोम सीक्वेंसिंग में केवल 776 या इस तरीके का एक नंबर था जो फॉरेन म्यूटेंट्स थे। उसमें से अधिकतर यूके म्यूटेंट पंजाब में था, चंडीगढ़ और पंजाब में। बाकी महाराष्ट्र में अपना म्यूटेशन है, डबल म्यूटेशंस हुए हैं, और कर्नाटक में अपना 44% में। और अभी जो महाराष्ट्र का लेटेस्ट फिगर आया है, जो अभी जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद फिर से आए हैं, जो सैंपल लिए गए हैं लेटली, उनमें 60% जो म्यूटेशन है वो डबल म्यूटेशन है। तो ऐसा नहीं है कि अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कंसोर्शियम भी बना दिया है भारत सरकार ने, स्पेशल फंडिंग है उसकी, टास्क फोर्स की, और उसमें 10 सेंटर्स में अब जीनोम सीक्वेंसिंग करने की व्यवस्था की गई है, और उसके नतीजे भी अब सामने आएंगे। लेकिन इससे ये एकेडमिक इंटरेस्ट की बात है, इससे लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे ओम श्रीवास्तव साहब बता रहे थे कि जो इस समय हमारे पास एकमात्र उपाय है और बहुत इफेक्टिव उपाय है, वो ये है जो मैं दिखा रहा हूँ, मास्क। और एक नहीं 2 मास्क भी आप लगा सकते हैं, दूरी बना के रख सकें तो रखिए। जो डॉक्टर हमारे बॉम्बे वाले ये मैक्स वाले बता रहे हैं डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल बात सच है। आप भारत की जनसंख्या तो देखिए कि आप देखिए 130 करोड़, और पूरा यूरोप लगा लीजिए, पूरा अमेरिका, दोनों अमेरिकाज लगा लीजिए, नॉर्थ एंड साउथ, और एशिया के हिस्से लगा लीजिए। तो इस जनसंख्या का आप क्या करोगे? अच्छा, डिस्टेंसिंग का तो प्रश्न ही नहीं है, हम जितनी मर्जी यहाँ बैठ के बात करते हैं आपसे डिस्टेंसिंग की, बट कोई, अब देखिए ये भीड़ देख लीजिए, अब आप वैक्सीन लगाने जा रहे हैं तो भीड़ देख लीजिए आप, कोई डिस्टेंसिंग नहीं। फिर कुंभ मेला चल ही रहा है, इलेक्शन रैली बढ़िया बढ़िया हो ही रही है। अब बिहार इलेक्शन हो गया पिछले वाले जो संक्रमण था उसके दौरान। तो देखिए, भारत एक अलग देश है, यहाँ पे अलग हमारी समस्याएं हैं, उसको तुलना करना किसी भी देश से संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी परिस्थिति अलग है। हेल्थ का जो बजट हम देते हैं 2% से कम है। यूएसए का आप देखिए 18% जीडीपी का होता है वहां पर खर्च, यहाँ 2% से कम है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस मिला लीजिए तो 5-6% हो जाता है। तो देखिए, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही बहुत कमजोर था, लेकिन पिछले 1 वर्ष में काफी इसमें सुधार हुआ है, निजी क्षेत्र में भी हुआ है और सरकारी क्षेत्र में भी हुआ है, और इसीलिए इतने लोगों का ट्रीटमेंट भी हो पाया, एडमिशंस भी हुए। और मैं तो सराहना करूंगा भारत सरकार की भी। बहुत जरूरी बात बताई है डॉक्टर ओम श्रीवास्तव जी। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि क्या 2 लाख का आंकड़ा कोरोना का पीक है, तो आप क्या कहेंगे, या पीक अभी बाकी है? पीक अभी बाकी है, ठीक है। और ये ऐसा है कि जो जितने प्रोजेक्शंस अभी तक हुए हैं उसमें अभी आने वाले 4 से 6 हफ्ते के लिए हम लोगों को और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि शायद ये आंकड़ा बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है। 2 लाख से कितना बढ़ेगा ये शायद कोई नहीं बता सकता, लेकिन पीक अभी आना बाकी है। मगर इसमें सतर्क रहेंगे, अगर अपने तरीकों पर नजर रखेंगे, तो आंकड़ा अगर बढ़ भी गया तो वो संक्रामक जो संक्रमण जो आपको तकलीफ देने वाला है वो शायद नहीं होएगा। मगर पीक, अगर आपका सवाल है सिर्फ पीक तक,
तो मैं नहीं समझता कि ये पीक है। इसके आगे अभी आंकड़े अभी और बढ़ने वाले। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये पीक नहीं है, आंकड़े अभी और बढ़ने वाले हैं, हमको आपको सतर्क रहना है। अब जब हम सतर्क रहने की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर जोशी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, यूएस की पब्लिक हेल्थ एजेंसी सीडीसी की एक रिपोर्ट आई है और उसमें यह कहा गया है कि सतह से, सरफेस से संक्रमण का खतरा ना के बराबर है। उसके बाद भी सर ये रफ्तार इतनी तेज है, तो इस बार का संक्रमण हो कहां से रहा है, कैसे बचा जाए उससे? देखिए, जब दिसंबर 2019 में वुहान से ये शुरू हुआ तो सबसे पहले रिपोर्ट आई WHO की तरफ से कि ये कॉफ और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो अगर आप मुंह और नाक कवर करके रखेंगे तो ये इन्फेक्शन नहीं होगा। उसके बाद WHO की ही दूसरी रिपोर्ट आई कि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है और इसलिए ये तेज़ी से बढ़ रहा है। और तब हमने ये भी माना था कि अगर आप किसी सरफेस को टच करते हैं तो यू हैव टू गो फॉर हैंड हाइजीन। आपको हैंड्स क्लीन रखने हैं, सैनिटाइज़ करने हैं, सरफेसेस को बार बार सैनिटाइज़ करना है, क्लीन करना है, डोर नॉब्स को, पब्लिक जो भी कॉमन सरफेसेस हैं उनको साफ़ रखना है, क्लीन करना है। अब जो आप अमेरिका की अभी रिपोर्ट बता रहे हैं उसमें भी कह रहे हैं कि सरफेस से ये इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो रहा है। एग्जैक्ट कॉज अभी भी नहीं पता, बट एयरबॉर्न है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो डेफिनेटली जैसा कि सर ने कहा, मास्क इज़ ए मस्ट। मास्क को हमेशा पहने रहें, यूज़ करते रहें। अगर डबल पहन सकते हैं डबल मास्क पहने, बट मुंह और नाक को कवर करके रखें, ये सबसे पहला प्रोटेक्शन है। दूसरा प्रोटेक्शन है हैंड हाइजीन, बार बार हैंड्स को वॉश करते रहें, सैनिटाइज करते रहें। तीसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, 6 मीटर की दूरी बनाए रखें, 2-4 लोग एक साथ इकट्ठे ना हों, भीड़ वाली जगह अवॉइड करें। अपने देश में सबसे बड़ी बात जो मैंने बताई कि जनसंख्या की घनत्व है या पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसके अलावा भी अगर हम देखें, आज राजस्थान में गणगौर का त्यौहार मनाया जा रहा है, 2 दिन पहले केरला में विशु का त्यौहार मनाया गया, अब रमज़ान शुरू हो गया है, एक तरफ अपने देश में कुंभ का फेस्टिवल चल रहा है, हरिद्वार में कुंभ मनाया जा रहा है, पब्लिक इकट्ठी होती चली जाती है। त्यौहार का नाम होता है और पब्लिक इकट्ठी होती चली जाती है और नतीजा ये होता है कि वो इन्फेक्शन स्प्रेड होता रहता है। कहाँ हम दिल्ली में देख रहे थे कि 24 आवर्स में 60 केसेस आ रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कि वो नंबर हज़ारों में चला गया, 10,000 क्रॉस कर गया। जब तक ये गैदरिंग्स क्लियर नहीं होंगी, जब तक हम अपनी प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, ये नंबर और तेज़ी से बढ़ सकता है, वो संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक बात है, प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है और आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, नहीं तो कुंभ तो हो ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में कि लाखों लोग वहाँ पर जा रहे हैं स्नान करने, चुनावी रैलियाँ चली रही हैं, तो आप इसलिए आपको अपना ख्याल खुद रखना है, सावधानी रखिए, सावधान रहिए। एक छोटा सवाल मिश्रा जी मेरा आपसे होगा, वक्त बहुत कम है सर, एक कोई बड़ा सुझाव अगर आप देना चाहें ताकि लोग उसको फॉलो करें और इससे बचें, एक सुझाव सर आपकी तरफ से, कोई नया सुझाव, कोई बड़ा सुझाव। नया कोई सुझाव नहीं है, ये सुझाव नया माने इसको पुराना माने, लेकिन यही एक उपाय है। और इसके अलावा टीकाकरण के लिए आगे से आगे आके जिन का भी नंबर आ रहा है और वैक्सीन जरूर लगवा ले, क्योंकि वो 3rd वेव को थामने में हमारी मदद करेगी। इसलिए लोग बिल्कुल भी हिचक ना करें, डरे नहीं वैक्सीन लगवाने से। वैक्सीन दोनों बहुत सेफ है और जो भी वैक्सीन आपके रास्ते आ रही है उसको बिल्कुल निडर होकर लगवाएं, कोई उससे दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है कि वैक्सीन लगवाएं, अपना ख्याल रखें। आप अपने लेवल पर जितना ख्याल रखेंगे, जितनी सावधानी बरतेंगे, उतना आप कोरोना से बच पाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा आपका, डॉक्टर जोशी आपका और डॉक्टर ओम श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि 2 लाख के पार जब आंकड़े चले गए हैं तो अब करना क्या चाहिए और इन आंकड़ों को लेकर के आगे हालात होने क्या वाले हैं। तो फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही।